हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गणेश मल्होत्रा विद अनदर वीडियो। तो गाइस, एज यू नो कि आज है 26 जुलाई और आ चुका है एनएमआईटी की फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिजल्ट। तो मतलब कि बहुत लोगों की वेटिंग रह गई एंड बहुत लोगों की क्लियर भी हुई। तो मतलब जैसे फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग का रिजल्ट आया था, मेरे को अंदाजे से लग रहा है कि अराउंड 40 to 50 वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है। मतलब हमारे टाइम पे क्या हुआ था, 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग थे तो हमारे अराउंड 200 या 220 तक क्लियर हुई थी। और हमेशा हो जाती है, लेकिन इस साल क्या हुआ है, बहुत कम क्लियर हुई, क्योंकि क्या है, जिन लोगों ने पहले राउंड में उनको सीट मिली थी उन्होंने छोड़ी नहीं फिर लास्ट राउंड तक, क्योंकि क्या था, इस बार सिर्फ 4 ही राउंड थे तो इसलिए वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई इस बार। लेकिन फिर भी अभी भी स्पॉट राउंड होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट स्पॉट राउंड एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका क्या सिलेबस रहने वाला है इन अकेड्स। मतलब कि कौन कौन सी लैब्स होती है, उसके अलावा आपका क्या क्या कोर्सेज होंगे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं वापस से कहूँगा कि हमारे 1K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो प्लीज़ ये जो रेड कलर का आइकन है उसे क्लिक करके सिल्वर कर दो। तो चलो अब इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, जो स्पॉट राउंड होता है वो हमारे कॉलेज में क्या होता है, जो लास्ट राउंड होता है उससे 15 या 20 दिन बाद होता है। तो देखो, हमारे टाइम पे क्या हुआ था, जो हमारे 6 राउंड थे वो अराउंड खत्म हुए थे 15 अगस्त से। तो मान लो कि सितंबर के फर्स्ट वीक में हुआ था हमारा स्पॉट राउंड। लेकिन इस बार क्या है, अगर कोई आगे राउंड नहीं हुआ, मतलब फिफ्थ राउंड नहीं हुआ, हो सकता है कि कॉलेज अगर सीट खाली हो तो फिफ्थ राउंड भी करवा दे। लेकिन अगर सीट बहुत कम बची तो डायरेक्ट स्पॉट ही होगा। एंड आई थिंक मिड ऑफ अगस्त में हो सकता है इस बार का स्पॉट राउंड। इसके अलावा मैं कम्युनिटी पोस्ट पे कंफर्म करके बता दूंगा एक बार एडमिशन ऑफिस से बात करके। लेकिन फिर भी चांसेस है कि अगर फिफ्थ राउंड नहीं हुआ तो मिड ऑफ अगस्त तक ट्राई कराएगा कॉलेज कि आपका स्पॉट राउंड हो जाए। और स्पॉट राउंड के बारे में ये होता है कि स्पॉट राउंड एक तरह का एक लकी ड्रॉ है। मतलब कि जो सीट्स होती है वो बहुत कम बचती है। एंड क्या होता है कि बहुत लोग होते हैं फर्स्ट राउंड में कभी गलती से रह गए, मतलब फीस भरने भूल गए, कुछ दिक्कत आ गई, ट्रांजेक्शन के समय इश्यूज आ गए उनको, तब क्या होता है वो लोग वापस से आते हैं और उनको सीट मिल जाती है। स्पॉट राउंड में क्या रहता है, वापस से न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलते हैं। बहुत लोग होते हैं जो बाहर ऑप्शन ट्राई कर रहे होते हैं, मतलब कोई NSUT में ट्राई कर रहा होता है, कोई ट्राई कर रहा होता है कि हमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, और जो समय अगर उन्हें नहीं मिल रहा है तो लास्ट में हो सकता है कि वो स्पॉट राउंड में वापस से भरे, क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेगा जिसकी फीस भी होती है। तो दैट्स वाई आई विल से कि एक तरह से लकी ड्रॉ है। क्योंकि हमारे टाइम पे क्या होता है, मेरे एक दोस्त है, उसकी CS की वेटिंग थी आफ्टर 6 राउंड 2, मतलब 2 वेटिंग थी, तो उसे लगा था क्लियर हो जाएगी स्पॉट में। तो लेकिन क्या हुआ, एक अलग बच्चा था जो मेरा दोस्त है, उसका क्या हुआ था, उसकी 99 परसेंटाइल के अराउंड थी, मतलब 98 से 99 परसेंटाइल के बीच में था, और उसने पहले एलिमेंट्री का फॉर्म नहीं भरा था, लेकिन स्पॉट में उसने भरा और CS ले ली। तो आप ये देख सकते हो कि वेटिंग लिस्ट आपकी हो सकता है 4-5 ही रह जाए, लेकिन स्पॉट में चांसेस रहते हैं कि कोई और बच्चा जिसको पहले राउंड में उसने भूल गया एलएमआईटी का फॉर्म भरने या फिर फीस नहीं भरी, तो हो सकता है वो स्पॉट में ले जाए सीट। तो स्पॉट इज रिस्की क्योंकि एक तरह से लकी ड्रॉ है, हो सकता है ना भी मिले। तो बस ये चीज़ बताना चाहूँगा स्पॉट के बारे में। तो चलो, मेरे को लगता है स्पॉट के बारे में इतना काफ़ी है। वैसे जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलेगी स्पॉट के बारे में वो मैं ट्राई करूँगा कम्युनिटी पोस्ट पे डालने की, या फिर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आप मैंने डाल ही रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मेरे को इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस। अब हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो देखो, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आओगे तो आपको सुनने में आएगा एकेडमिक्स होते हैं हार्ड। तो जान लेते हैं कि एकेडमिक्स कैसे हार्ड होते हैं, क्योंकि जैसे मैं बताऊँ, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर होता है CG बनाने के लिए, और इनमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अराउंड 8+ अगर यहाँ पे कर लिया आपने, मतलब 8 के अराउंड कर ली, तो आप सेफ चल रहे हो। तो मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में ट्राई करना अच्छी CG बनाने का। और यहाँ पे 2 सब्जेक्ट बताऊँगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जिसमें आप थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी CG बनाने के लिए, क्योंकि उस 2 सब्जेक्ट में ही आपकी ग्रेड थोड़ी कम रह जाती है और आपकी CG कम रहती है फिर। तो देखो, शुरुआत करते हैं हम पहले सब्जेक्ट से जो है कैलकुलस। तो देखो, जो कैलकुलस सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा रटने वाला होता है, मतलब कि थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। मतलब मिड सेम से पहले तो पूरा रटने वाले हैं, मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि जो नोट्स है उसके थ्योरम्स याद करो, उसके अलावा जो असाइनमेंट देते हैं उनके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, उनको ध्यान अगर कर करके याद कर लोगे तो बहुत टाइम होता है एलएनवाईटी में। तो क्या होता है, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आ जाता है या फिर नोट के बीच में क्वेश्चन आता रहता है। तो दैट्स वाई मैं कहूँगा कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो मिड सेम से पहले का है उसमें कैलकुलस थोड़ी रिमेंबर वाली, मतलब रिमेंबर करना पड़ेगा चीज़ें बहुत सारी, मतलब बहुत बड़े बड़े थ्योरम होंगे, 2-2 पेज के थ्योरम याद करो, तरीका देखो क्या तरीके से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, उन्हें देख के एनालाइज करो। एंड फिर उसके बाद मतलब कैलकुलस ऐसी ही निपटती है, मतलब अगर आपको A भी है, A ग्रेड 3 है कैलकुलस में, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत रिमेंबर करनी पड़ेगी चीज़ें फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मिड सेम के बाद जो पार्ट होता है, मिड सेम से लेकर एंड सेम,
उसमें थोड़ा कैलकुलेटिव है। उसमें आएंगे 4-5 वाले क्वेश्चन, मतलब 4-5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, बड़े-बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ आ जाती है जो आप मतलब मैक्सिमा हो गया, मिनिमा हो गया, जो आपने जेईई में पढ़ा था। तो कैलकुलेटिव वाला पोर्शन आएगा आपका मिड सेम के बाद, एंड मिड सेम से पहले थोड़ा रटने वाला। अगर आप अच्छे से रटते हो तो मतलब ये ट्राई करना कि मिड सेम से पहले आप अच्छा स्कोर कर लो कैलकुलस में, क्योंकि मिड सेम से लेकर एंड सेम थोड़ी कैलकुलेटिव होती है। और कैलकुलेटिव में क्या रहता है, बीच में कोई गलती हुई तो डायरेक्ट जीरो ही मिलता है। ऐसा मत समझिए कि आपको 2-3 नंबर मिलेंगे। 4 है तो आधे नंबर या 1 नंबर टीचर दया खा के देगा। अगर उसको दया आ गई कि 2 पेज भरे तो आधा नंबर दे देगा मुश्किल से। नहीं तो हो सकता है कि आपको केवल जीरो ही दे दे। तो यही कहूँगा कि मिड सेम से पहले ट्राई करना, अगर आप एलआरएमआईटी में आ रहे हो तो कोप अप कर लो, क्योंकि उसके बाद थोड़ा हार्ड होता जाता है लाका मतलब कैलकुलस जो है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ कि जो ये कैलकुलस है, इसमें क्या होता है, बहुत बच्चे फक्का खा जाते हैं या डी ग्रेड खा जाते हैं, जिसके कारण उनकी सीजी बेकार हो जाती है और इन्हें रिपीट करना पड़ता है। तो ये कहूँगा कि इसमें शुरू से मेंटेन करके चलना है। जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ, एक कैलकुलस हो गया और अभी एक और सब्जेक्ट बताऊँगा जिसमें आपको मेंटेन करना पड़ेगा शुरू से। इनमें रिस्क मत लेना, क्योंकि लास्ट में प्रेशर पड़ता है कि मेरे को फक्का या डी बचाना है, और ट्राई करना है इनमें कम से कम बी ग्रेड तो आ जाए। 4 क्रेडिट के कोर्सेज रहते हैं ये। तो मैंने यहाँ पे 4 क्रेडिट का कोर्स का टर्म भी यूज़ कर लिया, लेकिन बहुत लोगों को क्रेडिट पता नहीं होता क्या है। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप कॉलेज आओगे तो आपको जो फैकल्टी है वो भी समझाएगी कि ये होता है, लेकिन मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। तो क्या होता है, आपको क्रेडिट काम आते हैं आपकी सीजीपीए बिल्ड करने में। फॉर एग्जांपल एक कोर्स है आपका, वो है 4 क्रेडिट का। इसका मतलब ये है कि जैसे ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो ग्रेडिंग सिस्टम असाइन करता है कि इतने क्रेडिट आपको मिलेंगे इतना ग्रेड लाने पे। फॉर एग्जांपल अगर ए है तो मतलब 10, ए बी है तो 9। अब आप एग्जांपल समझो, जैसे आपके मैक्सिमम क्रेडिट आप कितने अचीव कर सकते हो 4 क्रेडिट के कोर्स में, वो है आपका ए आएगा उस कोर्स में। तो 4 इंटू 10 40। अब आप टोटल क्रेडिट्स कितने ऑब्टेन कर सकते हो इस कोर्स से, 40। लेकिन आपका क्या आया, आपका आया बी। अब देखो आपका बी आया तो बी के लिए क्या हुआ, 8 इंटू 4 इक्वल्स टू 32। तो आपके 32 क्रेडिट्स ऑब्टेन हुए हैं। तो अब क्या होता है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो आपके ऑब्टेन क्रेडिट प्लस ऑब्टेन क्रेडिट कितने भी कोर्सेज सब क्रेडिट के ऐड होते जाएंगे, डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट जो आप ऑब्टेन कर सकते हो इनटू 100। तो ऐसे आपकी सीजीपीए कैलकुलेट होती है। समझ रहे हो, सीजी मतलब एसजीपीए, तो एसजीपीए से सीजीपीए बनती है। लेकिन क्रेडिट्स हेल्प यू टू बिल्ड योर एसजीपीए, जो आप आगे जाके समझ जाओगे जब आप खुद बना रहे होगे। तो देखो ऐसा रहता है, जो मेन सब्जेक्ट रहते हैं एक सेमेस्टर में उनके क्रेडिट्स रहते हैं हाई। फॉर एग्जाम्पल जब आप कॉलेज आते हो तो आप क्यों आते हो, कोडिंग के लिए। एंड कोडिंग के क्रेडिट मतलब जो हमारा आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ाएंगे, सी। तो सी के जो क्रेडिट्स रहेंगे वो रहेंगे 4.5, एंड 4.5 क्रेडिट सी के रहेंगे। उसके बाद जो सेकंड क्रेडिट्स है जो मैंने आपको बताया कैलकुलस, तो उसके बाद आता है सीएलपी मतलब फिजिक्स आ गया, उसके भी 4 रहते हैं। फिर आ जाता है आपका 2-3 वाले क्रेडिट आते हैं, मतलब इंग्लिश के 3 क्रेडिट्स रहते हैं और उसके अलावा लैब के रहते हैं 1.5 क्रेडिट्स। ऐसे क्रेडिट डिवाइड रहते हैं। तो चलो हम दूसरे सब्जेक्ट पे बढ़ते हैं, जो है क्लासिकल फिजिक्स। मेरे अकॉर्डिंगली लाका मतलब कैलकुलस एंड क्लासिकल फिजिक्स आर टफेस्ट सब्जेक्ट्स इन योर फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि अगर आप इन दोनों को संभाल लो सीजीपी अच्छी बन जाती है। एंड वैसे सीजीपी में क्यों बोल रहा हूँ, एसजीपी होएगा। तो देखो जो क्लासिकल फिजिक्स रहता है उसमें बेसिकली क्या होगा, मैकेनिक्स आएगी। आप सोच रहे होगे कि फिजिक्स में तो वो भी आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो भी आएगा लेकिन उसके लिए अलग सब्जेक्ट है। तो देखो क्लासिकल फिजिक्स में आपकी मैकेनिक्स रहेगी, मतलब आरबीडी हो गया, मोशन हो गया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आ गया। तो जिनकी 11th में फिजिक्स वीक थी वो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं सीएलपी में, क्योंकि मेरी खुद 11th में वीक थी। मैंने 12th में अच्छा कोप अप करा था, लेकिन 11th वॉज माई वीकेस्ट एंड दैट्स वाई मैंने स्ट्रगल करा सीएलपी में। तो सीएलपी का बेसिकली ये रहता है कि इसमें स्कोर करना थोड़ा टफ रहता है, जो लॉन्ग फॉर्मेट होता है, मतलब कि आपका एंड सेम एंड मिड सेम, तो उसमें नंबर थोड़े कम आते हैं। लेकिन यहाँ पे सीएलपी में एक चीज़ बचाती है बच्चों को, वो है क्विजेस। तो अब आप सोच रहे होगे कि कॉलेज में कैसे होते हैं क्विजेस। तो कॉलेज का क्या होता है सिस्टम, यहाँ पे क्विजेस भी ऑर्गेनाइज होते हैं। मतलब ऐसे क्या होता है, कुछ सेक्शन डिवाइड रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्विजेस का कुछ पोर्शन है, यहाँ पे एंड सेम का कुछ पोर्शन है, यहाँ पे मिड सेम का कुछ पोर्शन है। इन तीनों को मिला के 100 नंबर मिलते हैं। एंड 100 में से आप जितने नंबर स्कोर करोगे उस हिसाब से ग्रेडिंग करते हैं। तो ग्रेडिंग कभी कभार क्या रहता है, एब्सोल्यूट रहती है, और कभी कभार कहती है रिलेटिव। तो सीएलपी जैसे सब्जेक्ट में रहती है रिलेटिव। एंड कुछ सब्जेक्ट हो गए लाइक, मतलब सेकेंड सेमेस्टर में आएगी वैसे ये आपका सब्जेक्ट, तो ये है हमारा फिजिक्स लैब।
ये एब्सोल्यूट रहती है, क्योंकि क्या होता है इसमें हर बच्चे के अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो रिलेटिव में क्या था, अगर बच्चों को नंबर नहीं आ रहे तो रिलेटिव करते हैं। तो सीएलपी में रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। एंड मैं पर्सनली बताऊँ, क्विज़ेस में नंबर स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सीएलपी में। मेरे थोड़े कम रह गए थे क्विज़ेस में, इसलिए मेरी ग्रेड भी बहुत बेकार थी सीएलपी में, एंड मेरी सीजी सीएलपी के कारण नीचे गई थी थोड़ी-सी। एंड नहीं तो मेरा बाकी सब्जेक्ट में अच्छा था, मतलब जो कैलकुलस था उसमें एबी ग्रेड था, लेकिन सीएलपी की ग्रेड बताऊँगा नहीं क्योंकि बेकार है। तो दैट्स व्हाई मैं ये कहूँगा कि सीएलपी में मेंटेन करके रहना पर्सनल एडवाइस है मेरी, क्योंकि मेरा बेकार गया था। कैलकुलस मैंने मेंटेन कर ली थी, लेकिन सीएलपी ने डुबा दिया। तो सीएलपी के लिए क्या रहता है, बुक्स शुरू से करते रहना, मतलब सर बताएंगे हमेशा कि बुक से करो, क्योंकि बुक से भी होता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के डाल देते हैं। मिड सेम में तो मैंने देखा था कि क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं बुक से। तो सीएलपी की बुक भी होती है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ से आप बुक के बारे में भी देख सकते हो कि कहाँ से पढ़ना है। एंड सीएलपी में बस ये कहूँगा, थोड़ा बच के रहना इस सब्जेक्ट से, थोड़ा खतरनाक लगता है मेरे को तो, लेकिन हो सकता है तुम्हारी सीएलपी अच्छी हो 11th की, तो तुम्हें बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्या होता है, फिजिक्स में क्या हमने 12th में पढ़ी थी, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट थे, तो वो सारी चीज़ें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाती, मतलब पहला चैप्टर तो उससे रिलेटेड है, जैसे अपना ओम्स लॉ हो गया, उसके अलावा बहुत सारे लॉस होते थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, यही है लॉस आएंगे। एंड आगे जाके थोड़ा हार्ड होएगा, तो मैं ये कहूँगा मिड सेम से पहले कोप अप करना, मतलब ऐसा रहता है कि इसमें थोड़े नंबर स्कोर कर लो, क्योंकि बाद में क्या होता है थोड़ा ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपने पढ़ी नहीं है 12th में, तो चीज़ें 12th में पढ़ रखे तो ट्राई करना उसमें स्कोर कर लूँ मैं। तो बस यही कहना है मेरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इसकी एक बुक होती है, वैसे मैं नाम भूल गया उसका, वैसे वो हमारे सर ने रिकमेंड करी, शादी को, या फिर शादी को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ इस बुक का नाम। इस बुक को भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया था इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर गेट्स यू कैन ट्राई फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से शुरू कर दो, अगर शादी को करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो इसलिए मैंने भी करी थी शादी को बुक। तो वैसे मैं बुक का नाम हो सकता है गलत बोल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है शादी को बुक थी, पता नहीं कौन सी बुक थी, लेकिन यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। नाउ अब हम बात करते हैं इंग्लिश। तो देखो इंग्लिश का क्या रहता है, सबसे सिंपल फंडा रहता है, हर कोई बच्चा इसको लास्ट में पढ़ता है, मतलब पेपर के एक दिन पहले बुक खोलते हैं, या फिर जो मतलब पीडीएफ होती है वो स्क्रॉल कर रहे हैं एक दिन पहले, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में होता है आप एक हफ्ते पहले पढ़ते हो, यहाँ पे क्या रहता है आप एक रात पहले पढ़ रहे हो इंग्लिश, और कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं पर्सनली कहूँगा इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टीचर लीनियंट रहते हैं, अगर आप कुछ भी लिख के आ रहे हो सकता है तभी भी नंबर देते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलने वाला हूँ, मेरे टाइम पे क्या हुआ था, ईमेल लिखना था, मैंने उस पर गलती से क्या हुआ था लेटर टाइप कुछ फॉर्मेट में लिख दिया था, लेकिन मुझे फिर भी 4 में से 3 नंबर मिल गए थे। तो ये कहूँगा कि हो जाता है थोड़ा गपला, मतलब इंग्लिश में नंबर मिल जाते हैं। तो इंग्लिश में स्कोर कर लेना, मतलब बी से तो ऊपर ही आएगा तुम्हारा, एक्सपेक्ट करना, नहीं तो बी से नीचे जाओगे तो फिर क्या ही करना, फिर तुम्हारी सीजी सही में खराब हो जाएगी। अब हम आते हैं लास्ट सब्जेक्ट पे, जो है प्रोग्रामिंग। तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें तो पढ़ाई गई थी सी। तो सी का क्या रहता है, यहाँ पे वी एस कोड होता है, मतलब वी एस कोड सॉफ्टवेयर होता है, उसको इंस्टॉल कर लेना, उस पर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो डेली के टाइप के क्वेश्चन। एंड उसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम अगर कोर फोर्सेस साथ साथ करते रहोगे तो तुम्हें थोड़ा बेनिफिट मिलेगा बाकी बच्चों से। एंड सी में ट्राई करना शुरू में, मतलब जो पेपर होंगे उसमें स्कोर कर लो, कि बाद में क्या होता है स्ट्रक्चर्स आता है, उसके अलावा एक दो चीज़ें आती है लाइक रिकर्जन, जिसमें इश्यूज आते हैं, तो शुरू से मेंटेन करके चलना। मतलब पहला क्विज हुआ था उसमें मैं थोड़ा पीछे रह गया था, जिसके कारण मेरा ग्रेड ए भी नहीं आया था इसमें, मतलब बी रह गया था शायद से। तो मैं ये कहूँगा कि शुरू से कोप अप करके चलना है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि शुरू में ईजी रहता है, हर कोई शुरू में मिला ही चाटता है, तो इसलिए शुरू में नंबर अच्छे लाना, बाद में हो सकता है टफ हो, इसलिए बाकियों के भी नंबर कम है। एंड एक पर्सनल एडवाइस, एंड सेम से पहले ट्राई करना कि तुम्हारे 50 से 60 नंबर तो बन ही रहे हैं, थोड़ा पेपर टफ बनाते हैं एंड सेम का, मैंने तो देखा था, क्योंकि हमारे टाइम पे क्या हुआ था टीचर खुद आके जो लेक्चर हॉल होते हैं वहाँ पे पेपर लिख रहे हैं और हंस रहे हैं भाई, क्योंकि पेपर ही इतना थोड़ा हार्ड सा था, मेरे को लगा था पेपर थोड़ा हार्ड है, हर कोई कह रहा था पेपर हार्ड है। तो मैं ये कहूँगा एंड सेम से पहले रिस्क मत लेना, सेफ चलना है एंड सेम से पहले, नहीं तो बाद में प्रेशर में रहोगे कि भाई यार ये तो प्रेशर में आ गए भैया, नंबर नहीं आएगा एंड सेम में। तो एंड सेम में बहुत लोग होते हैं जिनके नंबर नहीं आते, तो एंड सेम से पहले नंबर स्कोर कर लेना ताकि तुम पे प्रेशर ही ना रहे। एंड एट लास्ट मैं एक बार फर्स्ट सेमेस्टर की लैब्स के बारे में बता देता हूँ। तो आपकी 2 लैब्स हुई थी हमारे कॉलेज में, वो थी एक प्रोग्रामिंग के ऊपर और दूसरी थी कौन सी थी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। तो पर्सनली ये कहूँगा कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का एंटम संभाल लो, और जो पीपीएस वाली लैब है, जो सी वाली लैब है,
उसमें क्या करना, तुम डेली प्रैक्टिस करते रहना। मतलब जब तुम लैब जाने वाले हो तो एक दिन पहले मतलब उसी रिलेटेड जो टॉपिक आने वाला लैब में उसके क्वेश्चन लगा लो कहीं ढूंढ ढूंढ के। गीक्स और गीक्स होता है, उसके अलावा कोड फूड से भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, है बेनिफिट मिलेगा, तुम आगे निकल जाओगे बाकी से। तो यही कहूँगा मैं लैब्स के बारे में। तो चलो, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, please give it a big thumbs up and don't forget to subscribe my YouTube channel Kanish Malhotra. Thanks for watching.